तो धीरे धीरे उन्होंने इस कला का विकास किया, और जब विकास किया तो शरीर को इतना बलिष्ठ और सशक्त बना दिया उन्होंने कि वो अपना बचाव खाली हाथ से करने लगे। तो उस टाइम हमारा ये होता था कि दिन रात का कोई पता नहीं होता था। हम एक दिन में लगभग 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते थे। फिर एक रिकॉर्ड मेरा ये है कि मैंने यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट बनाया था मैंने देहरादून में 1995 में, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी मैंने। एक उपलब्धि ये है कि हमारा जो बागी में रोज कंट्री स्कूल है वहाँ भी हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसमें मेरा बड़ा योगदान है तो रिकॉर्ड बनाने में। रिकॉर्ड क्या बना था वहाँ? रिकॉर्ड बना था वहाँ 135 ब्लैक बेल्ट बने थे एक दिन में। सेल्फ डिफेंस के इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स। ये पॉसिबल नहीं है, आप आईज में पोक कर सकते हैं, आप ग्रोइन में हिट कर सकते हैं। सो वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका कराटे में बहुत बड़ा नाम है और इनके अंडर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आते हैं। तो प्लीज़ वेलकम सेंसे प्रताप सिंह पनवर सर। आपका धन्यवाद है जो आप मुझे मौका दे रहे हैं। अब अगर मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि है। मैं बेसिकली चौपाल क्षेत्र से आता हूं और वर्तमान में शिमला में रह रहा हूं। और कराटे मैंने लगभग आज से 30-35 साल पहले शुरू किए थे, और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज लगभग सारे इंडिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो जहाँ तक परिचय की बात है, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के पद पर हूँ, और प्रदेश का जो हमारा एसोसिएशन है उसमें मैं वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। सर, अभी हम आपके चाइल्डहुड से थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएंगे कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, और उसके बाद आप कराटे में कैसे है। बिकॉज आज से 35-40 ईयर पहले काफ़ी अनकन्वेंशनल सपोर्ट था, फिर भी आप इसमें कैसे आए, कराटे क्यों? जी, हाँ सही बात है आपकी। मेरा जो चाइल्डहुड रहा, मेरा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी, जो एक माध्यमिक स्तर की एजुकेशन रही मेरी। एक मालत स्कूल पड़ता है चपाल में, गांव में। मालत में मैं 8th तक मैंने एजुकेशन ली। उसके बाद जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया, मैं शिमला में आया। शिमला का डॉक्टर बाजार DAV जो स्कूल है, इससे मैट्रिकुलेशन किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज यहीं से किया, शिमला से, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से किया, और इंग्लिश में भी ऑनर्स किया मैंने। और उसके बाद मैंने 1985 में HP यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जहाँ मैंने पहले लॉ किया। 3 साल की डिग्री लॉ की मैंने। उसके बाद फिर मैंने MA इंग्लिश किया, और साथ में कराटे मेरा कंटिन्यू रहा। कराटे इन द मीन टाइम मैंने 1984 में, और मैं एग्जैक्ट बताऊं तो मैंने 24 जून 1984 को कराटे ज्वाइन किया था, और तब से निरंतर हम अभ्यास कर रहे हैं। तो चाइल्डहुड इस तरह का हमारा। और बाकी तो जैसे चाइल्डहुड होता है कि एक गांव का क्या परिवेश होता है, उस तरह की पृष्ठभूमि रही। हमको गांव, और एक जो गांव का जो एक गांव जल जमीन जंगल, इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो विशेष करके हम अगर देखें तो गांव हमको ज्यादा पसंद आते हैं। तो सर, कराटे ही क्यों? कोई और स्पोर्ट भी तो हो सकता था, मतलब। हाँ, इसके पीछे एक विशेष बात है जो मैं आपको कई बार मैंने शेयर की इस तरह से, जब भी मेरी कोई वार्तालाप हुआ कहीं। हम परिवार में 5 भाई हैं, और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। सबसे बड़े भाई जो मेरे अभी भी वो है, मिस्टर नारायण सिंह जी, वो SSB में रहते थे। तो हालांकि गांव में तो उसको फौज ही कहते हैं कि फौजी है, फौज में SSB में रहते थे। तो उसमें उन्होंने कहीं जूडो की ट्रेनिंग ली थी। वो घर में बात करते थे कि जूडो ऐसा होता है, ये होता है, उसमें अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को पकड़ सकते हैं, पटक सकते हैं, उठा सकते हैं, और उसमें ताकत आती है, लड़ने की क्षमता आती है। तो इस तरह की बातें वो करते थे। तो मेरा बचपन था उस टाइम, और मैंने सुना, तो उस तरह से कहीं ना कहीं वो चीज मेरे में इनग्रेन हो गई, या DNA में आ गई कि मुझे कोई जूडो टाइप करना है कि जिससे मैं अपने आप को ताकतवर बनूं। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी उसकी, हर आदमी चाहता है कि मैं ताकतवर बनूं। तो एक इंस्टिंक्ट मेरे में था। और जब मैं शिमला आया, तो शिमला में यहाँ पर 1981 में मैं आया, स्कूल ज्वाइन किया मैंने DAV का, डॉक्टर बाजार। तो यहाँ पर मैंने जो होता है, जैसे दोस्तों से बात मिलती है, किसी से बात नहीं, कि यहाँ पर कोई कराटे सिखाता है। और हम उस टाइम कराटे को जूडो मानते थे कि जूडो कराटे एक ही चीज है, ये कराटे जूडो क्या है। तो वहाँ मैंने भी जूडो सीखना है। तो जैसे जैसे पहुंचते पहुंचते मैं पहुंच गया। ये जो SD स्कूल है नीचे, वहाँ पर एक हॉल होता था। वहाँ पर हमारे जो शुरू में मेरे गुरुजी रहे, संसाई सुरेंद्र कुमार ठाकुर, वो कराटे सिखाते थे। जब मैं वहाँ गया तो मैंने बोला जी मैंने जूडो सीखना है। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि जूडो नहीं, मैं कराटे सिखा दूँ। उन्होंने बोला हाँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए जूडो कराटे एक ही चीज थी। तो मैंने आपको जैसे कहा, मैंने अभी पहले भी, तो 24 जून 1984 को मैंने वहाँ एडमिशन ली, और एकेडमी मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता था।
और फिर मैंने कराटे शुरू किया। और जब कराटे शुरू किया तो धीरे धीरे बाद में पता लगा कि कराटे अलग है, जूडो अलग है। कराटे एक अलग एम्प्टी हैंड हार्ट है, जूडो एक रेसलिंग है, उसमें आपको ग्रैपल करना ही होगा। तो इस तरह धीरे 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 जैसे जैसे फिर बेल्टें मिलती रही, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट मिलते रही, फिर इसकी जानकारी हुई। और उसके बाद फिर ये निरंतर एक अपना एक वो बन गया, एक अभ्यास बन गया कि हम करते रहे। आपके फ्रेंड्स भी थे सर आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया हो? हाँ जी, फ्रेंड्स बहुत सारे थे मेरे साथ, जिसमें से लगभग 2-3 फ्रेंड्स अभी भी मेरे साथ हैं। मेरे फ्रेंड एक संसाई दिनेश ठाकुर है जो अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट है बॉडी में, और कई और भी थे लेकिन फिर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी तक जो फुल इंस्ट्रक्शन में हैं या फुल प्रोफेशन में हैं, अभी लगभग 2-3 इंस्ट्रक्टर मैं हूँ। संसाई दिनेश ठाकुर है, संसाई सुंदरलाल जी है, संसाई सुभाष जी है, इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्टर है जो अभी तक भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो सर अपने फर्स्ट ब्लैक बेल्ट अपनी कब अचीव कर ली थी, कितनी एज में, मतलब ट्रेनिंग के कितने टाइम बाद आपने फर्स्ट ब्लैक बेल्ट? When I was almost 21 years, मैं 21 साल का था, कॉलेज में था मैंने ये 24 जून 1989 को मैंने ब्लैक बेल्ट ली है। और ये रिगरस ट्रेनिंग के बाद ली है, 5 साल 18 दिन के बाद। 5 साल का 18 दिन का हमने ट्रेनिंग की, और फिर हमारी 24 जून 1989 को यही शिमला में ग्रेडिंग हुई। और हमारी ग्रेडिंग ली इंडिया के जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे उस टाइम और आज भी है वो संसाई परवेज बिन मिस्त्री, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, बेस्ट एंड फाइनेस्ट इंस्ट्रक्टर। उन्होंने हमारी ग्रेडिंग ली, लगभग 3-3.5 घंटे ग्रेडिंग चली थी हमारी, बड़ी टफ ग्रेडिंग चली थी। और उसमें मैंने वाइवा में मैंने टॉप किया था और प्रैक्टिकल में मैं सेकंड था। उसमें फर्स्ट हमारे जो सीनियर थे मिस्टर मनदीप कुमार, वो फर्स्ट आए थे, मैं सेकंड आया था, लेकिन वाइवा में मैंने टॉप किया था, वाइवा में टॉप आया था। कितने लोगों का बैच था? हाँ, ये बैच था हमारा 14 लोगों का बैच था, 14 लोगों का बैच था। हाँ। तो इस तरह से हमने इतने दिनों बाद 5 साल 18 दिन के बाद हमने ब्लैक बेल्ट हासिल किया, और उसके बाद फिर शौक बढ़ता गया, फिर करते रहे। तो सर आपने इतना सब कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में और कराटे के बारे में भी, बट हम जानना चाहेंगे कि कराटे स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था? जी हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। कराटे का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें इसका, तो जापानीज भाषा का शब्द है ये कराते, KARA, करा, TE, कराटे। दैट मीन्स एम्प्टी हैंड। करा मीन्स एम्प्टी, ते मीन्स हैंड, खाली हाथ। और खाली हाथ से अभिप्राय इसका यह है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आती है कि जिसको आपको बचाव करना चाह रहे हैं, तो आप अपना बचाव बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कर सकते हैं। विदाउट वेपन आप अपना बचाव कर सकते हैं। अपने शरीर को ही आप एक शस्त्र का रूप दे सकते हैं, इसलिए इसको कराटे कहा जाता है। और ये जरूरत क्यों हुई कि कराटे खाली हाथ बना? इसका ऐसा हुआ कि 5th सेंचुरी के आसपास ओकिनावा एक टापू है, था चाइना और जापान के बीच, वफर टापू था वो। तो व्यापार होता था चाइना का ओकिनावा का साथ। उसमें क्या होता था कि जो समुद्री लुटेरे, जिनको पायरेट्स कहते हैं, वो लोगों को उनका सामान ले जाते थे, लूटते थे। अब उनको क्या हुआ कि भी हमको कोई ऐसी आर्ट सीखनी है कि जिससे हमारे पास शक्ति आए और हम अपना बचाव कर सकें, लेकिन इस तरह का आर्ट कुछ नहीं था। तो उन्होंने अपने पास वेपन रखने शुरू कर दिए कि हम अपना बचाव वेपन से करेंगे, अस्त्र से करेंगे। और इन द मेन टाइम क्या हुआ, कुछ टाइम एक एम्परर हुए, एम्परर सोशिन, ओकिनावा में, और उन्होंने बैन लगा दिया, एक अध्यादेश जारी कर दिया। 14वीं शताब्दी की बात है ये। हाँ, और सारे वेपन ले लिए गए जनता से। यहां तक कि घर में आपके पास छोटा सा एक चाकू होता है सब्जी काटने का, वो चाकू भी नहीं घर में रखा, और सारे वेपन ले लिए। उससे क्या होगा कि सारा जो उनका व्यापार था वो लूट का शिकार हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। अब उन्होंने एक कला का विकास किया। कैसा करते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि हमारे हाथ शस्त्र बन जाए, हमारे पांव शस्त्र बन जाए, हमारी एल्बो शस्त्र बन जाए, हमारे फिंगर शस्त्र बन जाए, हमारा एल्बो शस्त्र बन जाए, हमारा कंधा शस्त्र बन जाए, हमारा सिर शस्त्र बन जाए, हमारी पीठ शस्त्र बन जाए। तो ऐसी कला सीखते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने इस कला का विकास किया, और जब विकास किया तो शरीर को इतना बलिष्ठ और सशक्त बना दिया उन्होंने कि वो अपना बचाव खाली हाथ से करने लगे। अभिप्राय क्या हुआ, किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। कारण क्या था कि अस्त्र पे वहां पर बैन लग चुका था, और कालांतर में धीरे धीरे इस कला को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? खाली हाथ।
और खाली हाथ कराटे। और आज ये कराटे पूरे विश्व में फेमस है कि इसको बिना अस्त्र के ये प्रैक्टिस किया जाता है और अपना बचाव किया जाता है। आज इस तरह से पॉपुलर हो चुका है कि दुनिया में इससे बड़ा आर्ट कोई ऐसा नहीं है जो इतना पॉपुलर है। यहाँ तक कि आप अगर हिंदुस्तान में देखिए आज, तो हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो हिंदुस्तान हमारे पूरे सभी राज्यों में, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि गांव गांव तक आज कराटे का स्कूल आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो कराटे की उपलब्धि है। तो सर इंडिया में ये कैसे आया, ये थोड़ा आप बताएंगे कि इंडिया में किसी ने लाया? जी 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 जी। हाँ, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर तो ऐसा देखा जाए तो फंडामेंटली कराटे इंडिया का आर्ट है, लेकिन इसलिए इसको जैपनीज कहा जाता है कि इसको जैपनीज ने डेवलप किया। अदरवाइज ये जो आर्ट है ये योगा से निकला है। योगा इज मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। सारी जो कलाएं निकली है, अगर 64 कलाओं की हम बात करें तो उसमें एक कला भी, तो सारी कलाएं योगा से निकली है। लेकिन जैसा हमारा देश रहा, हमारा दुर्भाग्य हो रहा है कि यहाँ पर लगभग अगर हम कुल मिला के देखें तो 400-500 साल तक हम विदेशी शासन में रहे, जिसमें बहुत सारे अगर हम गिनो तो ऐतिहासिक, लेकिन मुख्यतः हम देखें तो ब्रिटिशर्स, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उस टाइम यहाँ पर हिंदुस्तान का कल्चर तहस नहस किया गया और यहाँ की सारी विद्या खत्म हो गई। तो उसके साथ क्या हुआ कि जो एक कला है ये हमारे आदिकाल से लेकर महाभारत में है, रामायण में है, मार्शल आर्ट। अगर आप देखेंगे रामायण का, अगर आपको मैं एक रेफरेंस देता हूं कि जब अंगद जी को रावण की सभा में भेजा गया था तो अंगद ने वहां पर पांव जमाया था अपने, वो क्या चीज थी? दैट वाज द सांचिन का था जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने ब्रीदिंग के अभ्यास से अपने पांव को दबाया और वहां पर जो भी सभा में जितने भी योद्धा थे वो उनका पांव नहीं हिला सके थे, जो आज सांचिन काता में होता है। सांचिन काता को आप बोलो तो यू आर रूटेड टू द ग्राउंड, आपको वोट नहीं ला सकते। तो सारी कलाएं यहाँ थी, लेकिन क्या हुआ कि इसको जैपनीज ने डेवलप किया, इसलिए इसका नाम कराटे पड़ा। अदरवाइज सारी कलाई ये हिंदुस्तान की है, योगा से निकली है। और कालांतर में जाते जाते ये जापान, पहले चाइना गई, चाइना में तो इसको कुंफू बताया गया। कुंफू का मतलब ये होता है किसी चीज में आपकी मास्टरी। और चाइना से फिर जो ओकिनावा के जो व्यापारी वहां जाते थे व्यापार करने, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, चाइना जाते थे, फुजाओ शहर जाते थे, वहां से वापस आते थे, फिर वो कला वापस आई, फिर जापान में प्रैक्टिस किया, इसको ओकिनावा में प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे फिर 1930 के आसपास इसका नामकरण किया गया, फिर इसको कराटे का नाम दिया। हाँ, तो आपका प्रश्न फिर उसमें था, पृष्ठभूमि थी कि हिंदुस्तान में कैसे आया। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में हमारे सेंसाई परवेज भी मिस्त्री, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर इन द वर्ल्ड, उन्होंने 1969 में इंडिया में कराटे को लाया। 1964 में उन्होंने जूडो शुरू किया, बेसिकली जूडो किया उन्होंने, जूडो के ब्लैक बेल्ट थे वो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो उनका संपर्क हुआ, जापान गए तो उन्होंने 1969 में कराटे को लाया। उस टाइम उन्होंने मेबुकान कराटे लाया था, बाद में इसको फिर ओकिनावा कराटे बना दिया उन्होंने। मेबुकान, सेबुकान, ओकिनावा, जैसे आज हम शिगोकान करते हैं, तो ये अलग अलग ब्रांचेज वहां की, लेकिन फंडामेंटली एक ही कराटे ही। तो उन्होंने कराटे हिंदुस्तान में लाया, 1969 में शुरू किया। बॉम्बे में एकेडमी चलाई उन्होंने, एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के नाम से, और उसमें सारे इंडिया के जितनी भी पैरामिलिट्रीज है, मिलिट्रीज है, आर्मी फोर्स, सब उनके पास ट्रेनिंग करते थे। और हमने भी उन्हीं के अंडर सीखा। कैसे सीखा? जो हमने यहाँ ये 1981 में जो शिमला में शुरू हुई ब्रांच, और मैंने 1984 में शुरू किया था। यहाँ संसाई सुरेंद्र कुमार ठाकुर थे, वो जो ITBP में थे, वो बॉम्बे गए, ITBP के थ्रू संसाई मिनिस्ट्री से ट्रेनिंग ली, ब्लैक बेल्ट बन के वापस आए और वहाँ इन्होंने ब्रांच खोली, और उस ब्रांच में हमने यहाँ ज्वाइन किया था। और उसके बाद में हम भी बॉम्बे गए, संसाई मिनिस्ट्री से ट्रेनिंग ली, और ये उनको श्रेय जाता है कि हिंदुस्तान में कराटे लाया 1969 में, और उसके बाद हिमाचल में लाया ये 2 अप्रैल 1981। संसाई सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने, जो हमारे गुरुजी रहे, पहले गुरुजी, उन्होंने 2 अप्रैल 1989 में हिमाचल में लाया, शिमला में लाया, और उसको हमने यहाँ ज्वाइन किया उनकी एकेडमी को। और मैंने इसको ज्वाइन किया था जून में, 6 जून 1984 को, और तब से लेकर मैं लगातार कराटे कर रहा हूँ। तो ये श्रेय उनको जाता, संसाई परवेज मिस्त्री। सर, जैसे आपने बोला कि जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपको भी ये डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, कुंफू, कराटे या ताइक्वांडो वगैरह ये डिफरेंट है। जैसे आज भी काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि ये सेम है, डिफरेंट है, क्या है? तो आप थोड़ा ये डिस्टिंग्विश कर। जी, अभी भी एक लेमैन के लिए तो आज भी एक पहली बनी हुई है कि कराटे या मार्शल आर्ट क्या है। हाँ, पहली बात तो कि मार्शल आर्ट है ये। अब स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट में फर्क होता है। फर्क क्या है? स्पोर्ट्स जो है उसकी एक लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो खत्म हो जाए। और जो आर्ट है, आर्ट एवर ग्रोइंग होता है, आर्ट कभी खत्म नहीं होता। ये एक फर्क है।
जो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट्स ये होती है कि जो हमेशा ग्रो करती है। और स्पोर्ट्स क्या होता है कि आप एज के साथ उसको खत्म कर देंगे। अगर आपकी स्पोर्ट्स को करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप कबड्डी खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप 40 साल में ऐसा नहीं खेल पाएंगे जैसे आप 30 साल में खेलते हैं। 50 साल में नहीं खेल पाएंगे, 60 साल के बाद आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आर्ट को हम देखेंगे, आर्ट जैसे आप 30 साल में करते थे, उससे बेहतर आप 50 साल में करेंगे। क्यों? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसको आप कहते हैं कि जैसे रियाज करना किसी चीज का। तो आर्ट एक रियाज का काम है। इसमें जितना बेहतर करेंगे, परफेक्शन करेंगे, जड़ीमती होत कर जो बात इस तरह से कि आप परफेक्ट होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो ये एक आर्ट होती है। आर्ट और स्पोर्ट में ये फर्क होता है। आर्ट का एक लाइफ स्पैन होता है इसका, स्पोर्ट्स का, और आर्ट का कोई लाइफ स्पैन होता है। आर्ट बढ़ता ही जाएगा, उसको आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। मतलब ये एक एज हो गई तो आप ज्यादा परफेक्ट। पर हाँ जी, अभी हम इसका उदाहरण नहीं देते। हम जब जापान जाते हैं तो अभी कई बार चले गए, अभी हम प्रपोज है हमारे जुलाई में हमें जापान जाना। वहां पर हमारे को 70 साल 75 80 साल के टीचर हमारे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनके पास इतनी पावर होती है कि हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाते। उनके पास इतनी स्पीड होती है कि हम उनकी स्पीड नहीं पकड़ पाते। व्हाट इज दैट? तो वो कि आर्ट हमेशा ग्रो कर रहा हूँ, एवर ग्रोइंग। फिजिकल बैरियर नहीं आता? नहीं, कोई बैरियर नहीं आता। क्यों? आर्ट की यही सुंदरता, यही ब्यूटी है आर्ट की। और दूसरी आपकी जो बात कर रहे थे आप, कराटे क्या चीज है, जूडो क्या चीज है, कुंग फू क्या चीज है, ताइक्वांडो क्या चीज है, ये सभी मार्शल आर्ट्स है। एक ही अम्ब्रेला के अंदर आती है, लेकिन इसके नाम डिफरेंट है। कराटे इसलिए नाम पड़ा इसका कि जापानीज ने डेवलप किया। उन्होंने अपनी शब्दावली डाली कि ये हमारी कला है, जिसको हम कहते हैं कि खाली हाथ की कला हमने बनाई है। उसके बाद कालांतर में क्या हुआ कि कोरिया ने इस चीज को सीखा, है ना। कोरिया ने सीखा तो उन्होंने इसको ताइक्वांडो बना दिया। वो कोरियन में है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो मतलब हाथ और पांव की कला। उन्होंने इसको पांव पे ज्यादा फोकस किया, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया ताइक्वांडो, पांव और हाथ की कला। और फिर कुंग फू की बात करें हम, कुंग फू चाइनीज भाषा का शब्द है। कुंग फू का मतलब है किसी चीज में आपकी मास्टरी या परफेक्शन। आप बॉल को घुमा दो, रस्सी को घुमा दो आप, तो आपको कुंग फू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले हमारा कुंग फू है कि हम कुंग फू में चारों तरफ घूम सकते हैं, उछल सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कुंग फू। तो उन्होंने उसका नामकरण किया। अगर फंडामेंटली एक ही चीज है। एक चीज क्या है? अगर इसको हम हिंदी में बोले, इसको सही ढंग से बोले, तो ये सामरिक कला है। इसको बोलते हैं सामरिक कला, जिसका उदाहरण आपको महाभारत में मिलेगा, रामायण में मिलेगा। जैसे उस टाइम होता था, मलयुद्ध होते थे, कला का प्रदर्शन होता था, ताकत का प्रदर्शन होता था। तो ये सामरिक कला है। तो आज ये सामरिक कला जो है, आज एक सेल्फ डिफेंस के काम आ रही है पूरी दुनिया में। तो इसका जो मीनिंग है, इस शब्दावली जो है भाषाओं के हिसाब से, अदरवाइज ही फंडामेंटली एक ही चीज है, एक ही चीज। सर, कराटे जब डेवलप हुआ था ओकिनावा में, जब आपने बताया, तो वहाँ पे सबसे पहला स्टाइल कौन सा निकला था कराटे से? वो कुछ बताइए। हाँ, कराटे में स्टाइल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली कराटे के 4 स्टाइल मेजर है, 4 या 5 भी कह सकते हैं आप। पहला स्टाइल तो मैं अपना ही बताऊंगा, गोजुरियो, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टाइल, फाउंडेड बाय मास्टर चोजुन मियागी। दूसरा स्टाइल है आपका शोतोकान, फाउंडेड बाय मास्टर जिकिन फुनाकोशी। तीसरा स्टाइल है शिटोरियो, फाउंडेड बाय मास्टर कैनबा मगोनी। चौथा स्टाइल है बाडरियो, फाउंडेड बाय मास्टर हिरोनोरी ओत्सुका। पांचवा स्टाइल है शोरिनरियो, फाउंडेड बाय मास्टर चोसिन चिबाना। ये है 5 स्टाइल। अगर हम देखें तो 5 स्टाइल ये मेजर है वर्ल्ड में। लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखें तो हम गोजुरी को फोकस करेंगे। गोजुरी हम कर रहे हैं क्योंकि गोजुरी में एक चीज है कि हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट पे ये बना हुआ है। वो मीन्स हार्ड, जो मीन्स सॉफ्ट। वो का मतलब है हार्ड, जो का मतलब है सॉफ्ट, जो एक लाइफ पे बना हुआ आपका। जैसे इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, डे नाइट, मेल फीमेल, अच्छाई बुराई, ये इस पे चलता है सारा। तो इस आर्ट को हम करते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम इसको हम गो और जो को हम डिफाइन करें तो आपका जो शरीर है वो गो चाहिए। गो का मतलब है हार्ड, सख्त, बलिष्ठ, ताकतवर। लेकिन अंदर से जो आपका कैरेक्टर, आपका जो चित्त बोलते हैं जिसको आप इंस्टिंक्ट, वो आपका चाहिए परोपकारी, हितकारी, सब कुछ सॉफ्ट, कि आप दूसरों का दर्द समझ सके, दूसरों को देख सके, आप समाज के लिए जिए, आप देश के लिए जिए, आप परिवार के लिए जिए, आप लोगों के लिए जिए। दैट इज ट्रू कॉन्सेप्ट। लेकिन हार्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई ऐसी भी परिस्थिति आती है जहां पर मुझे अभी देख लो, जैसे अभी वॉर चला है, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है, तो अभी जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक है वो कॉन्सेप्ट पे, वहां पर जो कॉन्सेप्ट पे भी जो कैसा है, यस हम तैयार है।
और वो कॉन्सेप्ट क्या है, गोली आ रही पर से लगने दो, बाजू उड़ रहा उड़ने दो, हम एक बाजू से काम करेंगे, एक टांग चली गई तो एक टांग से काम करेंगे। दैट इज गो कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो वहां टिकने की ताकत है, यस हम लड़ेंगे, तो ये उस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, इस तरह की चीज है। अच्छा, अब स्टाइल की जो बात रही है आपकी, पहला स्टाइल गोजुरियो। गोजुरियो बना है ओकिनावा में। जब ये शुरू हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि वहां के जो एम्परर थे, आई थिंक 1930 की बात है, 1930 की बात, एम्परर हिरोहितो, उन्होंने सभी मास्टर को बुलाया। जापान में कल्चर एक, वहां अलग अलग सबकी कलाएं, घर की कलाएं, अब अपनी कलाएं, तो सभी को बुलाया जो मास्टर थे मार्शल आर्ट के। तो उसमें सेंसेई त्सुरुरु मियागी जो फाउंडर इस स्टाइल के गोजुरियो के, वो नहीं जा सके, उन्होंने अपने स्टूडेंट को भेजा। उनका नाम था सीनाजातो, और यू कैन से सेंसेई सीनाजातो। तो उन्होंने वहां काता डेमोन्स्ट्रेशन किया। काता आप जानते, काता इज द फॉर्मेशन, डिस्प्ले, एक बेसिक एक्शन का कॉम्बिनेशन, एक डिस्प्ले है काता। उन्होंने काता वहां परफॉर्म किया। अब कौन सा काता किया एग्जैक्टली वो मुझे मालूम नहीं है, एक काता उन्होंने परफॉर्म किया वहां। जब उन्होंने काता देखा हिरोहितो ने, तो वो बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने बोला कि यस बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपने किया क्या है, क्या ये? ही वाज स्पीचलेस, उनको पता नहीं मैंने क्या किया। वापस आए वो अपने टीचर के पास, सेंसेई त्सुरुरु मियागी के पास, कि सर मुझे आपने सिखाया, मैंने वहां काता किया, लेकिन मुझसे पूछा गया कि आपने क्या किया, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने बोला मैंने क्या किया, मुझे पता ही नहीं क्या किया मैंने। तो त्सुरुरु मियागी ने कहा कि यस ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा पसंद किया। त्सुरुरु मियागी ने फिर वहां से जर्नी शुरू की, कहाँ, चाइना गए, फुजाओ। फुजाओ में मार्शल आर्ट को स्टडी किया, कुंग फू को स्टडी किया। फिर उनको वहां किताब मिली, इसको आप एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं, चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया, उसका नाम है मुविशी। उसमें एक पोएम है, और पोएम की 8th लाइन है हो गोजु दंतो, हो गोजु दंतो। उसका मतलब है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग हार्डनेस, एक्सहेलिंग सॉफ्टनेस। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने वापस लाया। फिर अपने स्टाइल का नाम उन्होंने गोजुरियो रखा, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग हार्डनेस, एक्सहेलिंग सॉफ्टनेस। और अपने स्टाइल को उन्होंने नाम दिया कि जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं गोजुरियो करता हूं, हार्ड एंड सॉफ्ट, और मेरे स्टाइल का नाम हार्ड एंड सॉफ्ट स्टाइल होगा। तो पहला स्टाइल गोजुरियो बनाई, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टाइल। उससे पहले क्या था, उससे पहले था ओकिनावा में 3 शहर है, तिमोरी, नाहा और शुरी। तिमोरी में जो करते थे उनको तिमोरी ते बोलते थे, तिमोरी के हाथ। जो शुरी में करते थे उनको शुरी ते बोलते थे, शुरी के हाथ। शुरी ते, तिमोरी ते और नहाते, एक था नहाते, नहाते, नहा के हाथ। तो ये गोजुरियो नहा से शुरू हुआ। पहले नहाते थे, नहा के हाथ, नहाते, नहा के हाथ। उसके बाद फिर इसको उन्होंने स्टाइल का नाम दिया कि हम जो नहाते नहीं, हम कराटे करते हैं खाली हाथ। और इस स्टाइल का, मेरे स्टाइल का नाम है गोजुरियो, हार्डनेस सॉफ्टनेस, जो उन्होंने उस 8th लाइन से लिया था, पोएम की 8th लाइन से दिया था, इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो गोजु दंतो। उस चीज का नाम पड़ा गोजुरियो, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये स्टाइल का नाम, इस तरह का बना स्टाइल। तो सर जैसे आपने बताया कि ये आर्ट फॉर्म ये ग्रोइंग रहती है हमेशा ही, तो कि आप इतनी एज हो गई है पर आप अभी भी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अभी भी? हाँ जी, प्रैक्टिस हमने जो शुरू में प्रैक्टिस किया है, जब हम सेंसेई सुरेंद्र ठाकुर के अंडर काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, या सेंसेई मिस्त्री के अंडर काम करते थे, हमने उस टाइम बड़ा रिगोरस ट्रेनिंग किया है, जिसको अभी भी हम बात कर रहे थे। अभी भी पुराने स्टूडेंट आए थे मेरे पास यहाँ चैंपियनशिप में। उस टाइम हमारा ये होता था कि दिन रात को भी पता नहीं होता था। हम एक दिन में लगभग 5-5, 6-6 घंटे ट्रेनिंग करते थे। और कैंपों में तो कई बार ये होता था कि 5 दिन का कैंप होता था, तो 5 दिन में कई बार 4-4 रातें सोना नहीं मिलता, लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं दिन रात। और कई बार पनिशमेंट मिल रही, उस टाइम पनिशमेंट बहुत ज्यादा मिलती थी। कोई किसी ने गलती कर ली तो एक को पनिशमेंट नहीं मिलता था, पूरे कैंप को या ग्रुप को पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट क्या मिलेगा, आज रात भर आप ट्रेनिंग करेंगे। और एक बार कांगड़ा में कैंप था हमारा, गुप्तगंगा में, वहां पर कोई कुछ भी जो भी मिस्टेक हुआ होगा, किसी से पनिशमेंट मिल गई, तो हमारे ग्रुप को पनिशमेंट मिली, तो हमने काता 17 जो आपको मालूम ही लगभग, वो हमने रात भर किया था। रात को 9 बजे शुरू किया था, सुबह 7 बजे तक का काता किया था हमने। अब कितनी बार किया होगा रात में, आप इमेजिन कर सकते हैं। और एक काता करने में ज्यादा 1 मिनट लगता है। तो कंटिन्यूस रात को हमने रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कंटिन्यूस काता किया। तो इस तरह का रेगुलर ट्रेनिंग करते थे। तो शायद वो जो रेगुलर ट्रेनिंग की हमने तब की है, तो आज वो चीज हमारे काम आ रही है। और रही ट्रेनिंग की बात, तो आज भी मैं सुबह, मेरा रूटीन एक कि सुबह मैं सोता नहीं हूँ। सुबह लगभग मैं 4 बजे उठता हूँ,
लगभग 4:30-5 बजे तक मैं बिस्तर से बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं रनिंग या जॉगिंग या वॉकिंग में जाता हूँ। अगर क्लास है तो कराटे क्लास कराता हूँ, क्लास नहीं है तो मैं अपना वॉकिंग में जाऊँगा, रनिंग में जाऊँगा, जो भी जैसा भी हुआ, कंटिन्यूस विदाउट फेल। और बाकी क्लासेज होती है, शाम को मेरी रेगुलर क्लास है। एवरीडे आई हैव ए क्लास, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें टीचिंग भी होती है, अपना सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो अभी तक मैं करता हूँ। तो और अभी नाउ आई एम सीनियर सिटीजन, मैं 60+ हूँ, अब 60 का हो गया हूँ मैं, 61 रनिंग है। तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं थकता हूँ। एक एज का तो फर्क होता है, वो तो है, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं होता कि यस आई कैन डू, मैं क्लास कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी मैं घंटों क्लास करा सकता हूँ। तो ये शायद ट्रेनिंग का ही फर्क है। हाँ, ट्रेनिंग से ही फर्क होता है कि आप कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस के लिए। तो सर अब आप हमारे को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे हमको पता ही है कि आपके पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, आप ब्लैक बेल्ट दान 6 है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और फिर थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लैक बेल्ट दान 6 क्या होता है, मतलब कैसे रहता है। जी जी, अचीवमेंट्स कैसा होता है कि अचीवमेंट्स को अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसको एक सफलता भी बोल सकते हैं आप। और सफलता का ये मायना होता है कि हर आदमी की अपनी सफलताएं होती हैं। एक रईस आदमी है, अगर रईस आदमी को 100 रुपये मिल जाए तो उसके लिए सफलता नहीं है, और एक भूखे आदमी को 100 मिल जाए तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लग गई। वही कहने का मतलब कि जैसे आप किसी बड़े आदमी से अगर डिमांड रखेंगे आप कुछ, तो बेहतर ये होगा कि आप ये बोले कि जी मैं तो कुछ नहीं मांग सकता हूं, आप खुद दे दो। अगर आप मांगेंगे तो आप बोलेंगे मुझे 1 साल का राशन दे दो। अगर वो बोलेगा कि नहीं आप खुद दे दो, वो आपको एक गांव दे देगा, ये गांव आपका है। तो सफलता की भी एक परिभाषा है कि किसकी क्या अचीवमेंट है। लेकिन जिस परिवेश में हम जिए हैं, जैसे हम आए हैं, जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हमारा एक दायरा है जिसमें हम जी रहे हैं, उस हिसाब से मेरी उपलब्धियां ये है कि गांव की परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से हम आए हैं। मैंने एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन ली, मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी, एमए इंग्लिश किया मैंने, एलएलबी किया मैंने, फिर उसके बाद में इग्नू से और एमए किया मैंने रूरल डेवलपमेंट में, और बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया मैंने। उसके बाद कॉलेज में मैं डेक्लेमेशन का सेक्रेटरी रहा, मैगजीन का एडिटर रहा। मैं कॉलेज में मैंने चुनाव लड़ा, और चुनाव कैसे लड़ा, जो आज हमारे मित्र जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है मिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी, हम क्लास फेलो है, हमने कॉलेज में चुनाव लड़ा था, मैंने और इन्होंने, जनरल सेक्रेटरी का वो जीत गए थे, मैं हार गया था, तो चुनाव इस के चलते हैं, चुनाव लड़ा था मैंने। उसके बाद मैंने एनएसएस किया कॉलेज में, माउंटेनियरिंग किया, माउंटेनियरिंग में मैंने ये जो पर्वतारोहण होता है उसके भी कोर्सेज किए मैंने, उसका भी मैंने कोर्स किया मनाली से। और उसके बाद फिर एक कराटे का तो एक अलग इतिहास है, तो है, इस पे बात कर रहे हैं हम। और बाकी फिर मैंने सेल्फ डिफेंस के बारे में अगर देखा तो हमने महिला जो एक सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए हमने लगभग पिछले 10-15 साल से अलग अलग स्थानों में, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाओं को, बच्चियों को या बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, अवेयर किया है कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, किस परिस्थिति में आप होते हैं, उस सब जगह हमने ट्रेनिंग दी है। इस बारे में हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ एक एबीवीपी ने यहाँ एक शक्ति मिशन किया था रिज पे, जिसमें आदरणीय उस टाइम मंत्री जी जो रहे स्मृति ईरानी जी आए थे रिज पे। उस टाइम यहाँ हमने 1500 गर्ल्स को ट्रेनिंग दी थी, डिफरेंट स्कूलों के, कॉलेजेस के यहाँ दी थी। तो बड़ा अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन रहा था, वो अवेयर किया था हमने गर्ल्स को। और उसके बाद फिर और उपलब्धि अगर बात करें हम, तो मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने थोड़ा सा काम किया है, सोशली या पॉलिटिकली। मैंने चौपाल से विधानसभा का चुनाव लड़ा 2003 में, और अच्छे वोट लिए थे मैंने, लगभग 4-5 हज़ार वोट लिया था मैंने। तो उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा, और फिर मैं जिला अध्यक्ष भी रहा किसान मोर्चा का, जिला का। जैसा कि बहुत सारे कई पदों पे काम किया, और अभी वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट में अध्यक्ष हूँ कराटे एसोसिएशन में, स्टेट बॉडी में मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, और जो हमारा अपना स्टाइल है शिवगन गुरुजी कराटे इंडिया, उसमें मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, उसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बॉडी है हमारी। इस समय हमारे पास लगभग तकरीबन 1000 ब्लैक बेल्ट हमारी बॉडी में बन चुका अभी तक, जिसमें लगभग 300 महिलाएं या गर्ल्स बोल फीमेल ब्लैक बेल्ट बन चुकी है। और जो मेरा व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, व्यक्तिगत मेरा अभी लगभग मेरे पास, लगभग नहीं एग्जैक्टली बताता हूं मैं, 693 ब्लैक बेल्ट मेरे अभी तक बने हैं, 93, जिसमें 250 गर्ल्स।
और फिर एक रिकॉर्ड मेरा यह है कि मैंने यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट बनाया था मैंने देहरादून में 1995 में, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी मैंने प्रेस रूम में। तो मास्टर अंकुश रावत उस टाइम 6 साल 10 महीने का था, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो, और गिनीज बुक के नाम गया था उसका। और एक ही फैमिली से 4 ब्लैक बेल्ट बनाए थे मैंने देहरादून में, वो भी रिकॉर्ड बना था। और फिर लिम्का, अच्छा यहाँ पर फिर हमारा एक उपलब्धि है कि हमारा जो बागी में रोज कंट्री स्कूल है, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन नॉर्थ इंडिया या आप ऑल इंडिया में कह सकते हैं, बेस्ट स्कूल है। तो वहाँ पर भी हमने कराटे शुरू किया था, लगभग 2010 में शुरू किया हमने, वहाँ पर कंटिन्यू चले। और वहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रक्टर है, सीनियर इंस्ट्रक्टर संसाई अनिल जिस्टा जी वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसमें मेरा बड़ा योगदान है तो रिकॉर्ड बनाने में। रिकॉर्ड क्या बना था वहाँ, रिकॉर्ड बना था वहाँ 135 ब्लैक बेल्ट बने थे एक दिन में, और वो दिन था 20 अक्टूबर 1913, उस दिन बने थे वो, जिसमें 50 गर्ल्स थी और बाकी लगभग कितने 87 कितने लगभग बॉयज थे, लगभग 135 जो है ये रिकॉर्ड बना था। और वो लिम का रिकॉर्ड बना जो आज भी दर्ज है हमारे नाम, उसमें स्कूल का नाम है, हमारी संस्था का नाम है, हमारे नाम है। तो एक लिम का रिकॉर्ड बना था जो अभी भी वर्तमान में चल रहा है। नहीं, वो रिकॉर्ड वैसे भी लगभग मुझे लगता है अनब्रेकेबल है, क्योंकि इसका का कमिटमेंट जो स्कूल का कमिटमेंट रहा हमारे पास, तो वो मेरा एक ऐसा अनुभव रहा है कि मैं लगभग 10 साल देहरादून रहा हूँ। पहले देहरादून में अकेडमी शुरू की थी मैंने, और उसके बाद लगभग मैं 4-5 साल दिल्ली रहा हूँ। तो मैं अनेक स्कूलों में, इंस्टीट्यूशनों में गया है, लेकिन रोज कंट्री स्कूल में जो मुझे एक वहाँ पर माहौल मिला, वहाँ की जो मैनेजमेंट मिली और जो उनके मालिक है, जो उनका कॉपरेशन मिला, मिस्टर सुनील लोटा जी, मैडम कृति जी, ऐसा कॉपरेशन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। उन्होंने हमें एक फ्री हैंड दिया, हमने उनको एक कमिटमेंट दिया, उन्होंने हमको फ्री हैंड दिया, और दोनों के कोलैबोरेशन से वो रिकॉर्ड बना। आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे? नहीं, जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, उनका जो लव था, एक लव टू कराटे, हमको कराटे सिखाना, मार्शल आर्ट सिखाना है, तो उसको देखते मैंने उनको कहा कि अगर आप मुझे फ्री हैंड देते हैं कि मैंने कराटे कैसे सिखाना है, और हमारे यहाँ परमानेंट इंस्ट्रक्टर है मिस्टर संसाई अनिल जिस्टा, और मैं यहाँ लगातार आते रहूंगा सुपरविजन के लिए, और मैं फ्री हैंड दो, हम आपको रिजल्ट्स देंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री हैंड देते हैं। तो मैंने उनको रिजल्ट्स में क्या कहा कि मैं कैसे रिजल्ट दूंगा, मैंने कमिटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप मुझे फ्री हैंड देते हैं तो मैं यहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा जो अनब्रेकेबल होगा, और यहीं प्रेस वालों को लाऊंगा, प्रेस पर्सन लाऊंगा, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा आप देखो, हमने वहां शुरू किया और आपके सामने है 20 अक्टूबर 2013, हाँ 2013, और उसका रेस्ट इज हिस्ट्री। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि थे मिस्टर BVR मूर्ति वहां प्रेजेंट थे, और उसमें से आप लोग भी कुछ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट रहे वहां पर, आपके सामने रिकॉर्ड बनाओ। 135 बच्चों ने वहां ग्रेडिंग दी, उनके सामने ग्रेडिंग दी, और जबकि वहां पर उस दिन 3000 पब्लिक थी, पेरेंट्स सामने थे बैठे हुए, सबके सामने ग्रेडिंग हुई, रिकॉर्ड बना, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये इस तरह का कमिटमेंट। एंड सर ग्रेडिंग का लेवल भी बहुत, हाँ ग्रेडिंग का लेवल बहुत अच्छा था, और ट्रेनिंग आप लोगों ने खुद वहाँ करी थी, मैंने खुद ट्रेनिंग कराई थी, तो एक रिगरस ट्रेनिंग थी सबकी, तो सब बच्चों ने अच्छी ट्रेनिंग दी, मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था, और ना कहीं पर्दे के पीछे ट्रेनिंग हुई हो, सामने पब्लिक के सामने हुई, लिम्का बुक रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि थे उनके सामने रिकॉर्ड हुई, और उसको सबने सर्टिफाइड किया। और उसके बाद वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास, सबके पास है सर्टिफिकेट, सबके पास सर्टिफिकेट दिए थे उन्होंने हमारे को। 135 प्लस कुछ हम पदाधिकारी को, लगभग उन्होंने 140 सर्टिफिकेट हमको दिया था लिम्का बुक रिकॉर्ड, जो आज भी हमारे पास घर में लगा हमारे पास। तो ये एक रिकॉर्ड बना था। तो इस तरह की अनेक सारी उपलब्धियां हैं। तो बाकी तो देखो, लेटेस्ट सी अभी हम करना है, जिसको बोलते हैं अभी माइल्स टू वो, अभी तो बहुत चलना है, बहुत काम करना है। इसके अलावा सर आप ब्लैक बेल्ट दान 6 भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ब्लैक बेल्ट, सबसे पहले तो ये बताओ ब्लैक बेल्ट वगैरह जो बेल्ट्स हैं कराटे में, इनकी हायरार्की क्या होती है? फिर जैसे हमने नॉर्मली सुना है कि ब्लैक बेल्ट सबसे टॉप पे होती है, मतलब फिर उसके बाद दान 1, दान 2, दान 3, ये सब क्या रहता है? जी, इसका ऐसा है कि इनिशियली जब कराटे शुरू हुआ तो उस टाइम कोई ग्रेडिंग नहीं होती थी, तो ट्रेनिंग चलती रही, एक बेल्ट ही पहनी जाती थी एक, और वो बेल्ट पहनते 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 इतनी मैली हो जाती थी कि वो काली हो जाती थी। अब जब समय आया कि अब इसमें हम हायरार्की कैसे करें, कि स्टैंडर्ड कैसे जज करें, हम किसका स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है, तो उसके लिए मास्टर ने धीरे धीरे स्टडी किया उसको, कि हम इसमें एक ऐसी हायरार्की लाए जिससे ग्रेडेशन का पता लगे कि किसका क्या स्टैंडर्ड है। फिर उसमें उन्होंने कलर का डिवीजन किया, हमको कलर देने इसमें,
ताकि ग्रेडेशन बन जाए। तो उसमें कलर का जो व्हाइट बेल्ट है, पहले व्हाइट बेल्ट है जैसे प्लेन कोरा कागज है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो एक आपके पास नया आदमी आता है, नया स्टूडेंट आता है, तो वो एक कोरे कागज की तरह है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जब आप उसको सिखाएंगे तो धीरे धीरे उसमें एक थोड़ी सी एक परिपक्वता है या थोड़ी सी शाइन आती है, समझ आती है। उस समझ को इन्होंने क्या दिया स्थान, किस समझ को हम जो देंगे तो वो थोड़ा सा पीला हो जाता है, उसको येलो बेल्ट बना। येलो बेल्ट बन गया तो उसमें थोड़ी समझ आ गई। अब येलो बेल्ट जब उसको ज्यादा कर दिया और ज्यादा ट्रेनिंग कर दी, ज्यादा उसमें हो गया, उसको ज्यादा अनुभव हो गया, अब थोड़ा सा डार्क होने लग गया, वो ग्रीन हो गया, उसको ग्रीन कलर दे दिया। तो आप पहले व्हाइट बेल्ट में गए, प्लेन थे, येलो बेल्ट में आए, थोड़े समझदार हो गए, ग्रीन बेल्ट में आ जाए, समझ में और पकड़ बन गई। और उसके बाद और आपने रिगोरस ट्रेनिंग की और ज्यादा समय लग गया, अब वो डार्क से और ज्यादा डार्क हो गया, ब्राउन हो गया। ब्राउन बेल्ट मींस अब आप में एक परिपक्वता आ गई है, आ चुकी है, अब वो आपकी ग्रेड होगी, तो ब्राउन बेल्ट बन गई। और उसके बाद अब ब्राउन बेल्ट के बाद कहना, अब आपको कोई ऐसा ग्रेड चाहिए था जिसको आप एक मास्टर ग्रेड कह सकते हैं, पेरेंटल ग्रेड कह सकते हैं, कि एक पैटर्न टाइप, वो ग्रेड चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि ये अब अगर इतनी डार्क होगी बेल्ट, तो ये ब्राउन के बाद तो ब्लैक ही होगी। तो ब्लैक इज आल्सो ए कलर ऑफ विजडम। ब्लैक कलर जो है इसको एक विजडम का कलर माना जाता है। तो उसके बाद उस बेल्ट को एक ब्लैक का रंग दिया गया और उसको ब्लैक बेल्ट बनाया गया। और बाद में कालांतर में फिर उसका एक रिकॉर्ड बन गया, ग्रेड बन गया, कि जो ब्लैक बेल्ट बनेगा एक मास्टर ग्रेड होगा। और उसमें क्वालिटीज क्या होगी, ब्लैक बेल्ट के लिए क्वालिटीज होगी जो हम अभी आज भी हम जो फॉलो करते हैं, कि ब्लैक बेल्ट के लिए आप में एक तो आप में सिंसियरिटी चाहिए, और एक आप में रेगुलरिटी चाहिए, एक आप में कमिटमेंट चाहिए, एक आप में लॉयल्टी चाहिए। 4 चीजें हो गई ये, और 5वीं चीज आपकी ट्रेनिंग हो गई, जो आप ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में अगर आप थोड़े वीक भी है चलेगा, लेकिन ये जो बाकी चीजें ये बहुत जरूरी है। अगर आप लॉयल नहीं है, आप कमिटेड नहीं है, रेगुलर नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आपके स्टैंडर्ड का क्या करेंगे? आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है, लेकिन आप टेररिस्ट बनेंगे, फायदा क्या हमारा कुछ, है ना? उससे बेहतर तो हमारे पास कोई अच्छा है कि स्टैंडर्ड कम हो और सिंसियर हो। तो वो चीजें, ये जो क्राइटेरिया है, 5 चीजें, ये आपकी सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ये ज्यादा जरूरी है। बेहतर कि आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ट्रेनिंग का हो। ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड आपका एवरेज भी चलेगा अगर बाकी ये गुण है। तो ब्लैक बेल्ट का मतलब है कि आप में सद्गुणों का विकास हो और सद्गुणों का प्रचार करें आप, दैट इज ब्लैक बेल्ट। तो ये हायरार्की बनी इसमें ग्रेडेशन की। येलो बेल्ट, पहले शुरू में व्हाइट बेल्ट, फिर येलो बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर ब्राउन बेल्ट, फिर ब्लैक बेल्ट। और ब्लैक बेल्ट के बाद फिर इसमें क्या है, ब्लैक बेल्ट के बाद इसमें ब्लैक बेल्ट होता है फर्स्ट दान, फर्स्ट डिग्री, दान, जैपनीज में दान डिग्री, उसको डिग्री बोलते हैं दान को, फर्स्ट दान हो गया। उसके बाद जो आपको अब उसमें थोड़ा सा रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब है कि आपने जो बेसिक सीखा, अब इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे लागू करेंगे। अब जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें कि जो आपने बेसिक सीखा, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब, आपके पास रिवॉल्वर है, उसको चलाएंगे कैसे आप, आपके पास चाकू, उसको मारेंगे कैसे आप, आपके पास स्टिक है, उसको मारेंगे कैसे आप, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करते हैं आप, तो उस एप्लीकेशन जब आप सीखते हैं तो आपका एक दान ऊपर बढ़ता है, उसको कहते हैं निदान, सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट। सेकंड डिग्री के बाद फिर आपको थोड़ा और उसमें प्रोफिशिएंसी लानी है, फिर संदान बन गया आप 3 डिग्री। इसी तरह से धीरे धीरे आपको प्रोफिशिएंसी लानी है। फिर यौनदान बन गया 4 डिग्री, फिर गोदान बन गया 5 डिग्री, फिर रोकुदान बन गया 6 डिग्री, फिर शिचिदान बन गया 7 डिग्री। और शिचिदान के बाद आपका टाइटल बदलता, फिर अभी पहले आप संदाई होते, फिर संसाई होते, फिर आप बनते शिहान, 7 दान के बाद 8 दान तक। फिर 9 दान में आप बनते हंसी। हंसी मतलब लगभग जिसको आप बोलते फाउंडर टाइप, कि आप इतनी क्षमता रख सकते हैं, आप किसी कला को, आर्ट को या काता को आप बना सकते हैं खुद भी, आप फिर हंसी बन जाते हैं। और हंसी के बाद होता है 10th दान। 10th दान को हम रेड बेल्ट बोलते हैं। रेड बेल्ट दैट इज एक्सट्रीम, फिर मीन्स और ऐसे भी हो आपको 80-90 साल के आसपास ही। आज तक अचीव किए सर किसी ने? हाँ, संसाई में हमारे 9th दान, अभी रेड बेल्ट 9th दान है। 9th दान भी रेड बेल्ट ही माना जाता है। और जो 10th दान वगैरह है, ये वैसे तो 11th दान भी होता है, 12th दान होता है, लेकिन वो फिर दोबारा वापस व्हाइट बेल्ट होती है, दैट इज एक्सट्रीम। जिसको कहते हैं कि आप जैसे ये हमारे ऋषि मुनि थे, योगी, जो हमारे योगीज होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो स्टेज है। वो जब आप ये बोल सकते हैं, देख के बोल सकते हैं कि बाहर जो बादल दिख रहा हूं मैं, ये 1 घंटे के बाद बरसेगा, वो आपकी प्रोफेशन थी। योगी आप इतना, मतलब आपके अंदर इतनी एनलाइटनमेंट आ गई है, योगी रूप से आप इतने पावरफुल हो गए कि आप कल देख सकते हैं, आप अपना भविष्य देख सकते हैं, या आप पास जान सकते हैं किसी का, वो प्रोफेशन थी है। तो एक साधना हो,
तो ये मार्शल आर्ट में भी साथ, तो मार्शल आर्ट इसीलिए लोग ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। ये फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। इससे डायरेक्ट दिस इज फ्रॉम डायरेक्ट सोल टू गॉड, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन, इसीलिए मार्शल आर्ट को प्रेफर किया जाता है। तो ये इसका हायरार्की है, इसकी ग्रेड की। तो सर जैसे कि आपने कराटे के बारे में इतना सब कुछ बताया और आपने ये भी बताया कि अलग अलग हायरार्की होती है, जैसे वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्लैक। तो जो ग्रेडिंग प्रोसीजर रहता है सर, आपके टाइम कैसा था और अब कैसा है? मतलब कितना डिफरेंस है, कितना हार्डनेस का जो लेवल है वो कम हुआ है, बड़ा है, कैसा रहता था सर? ग्रेडेशन कैसा है कि इसमें बच्चे का एक प्रोफिशिएंसी देखी जाती है कि उसने क्या अचीव किया है। ग्रेडिंग अगर हम टाइम पीरियड काउंट करें तो इसमें हर 2 महीने में 3 महीने में ग्रेडेशन हो जाता है अप टू ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट के बाद फिर जो टाइम स्पेस है या पीरियड है वो बढ़ जाता है, फिर 6 मंथ्स 1 ईयर इस तरह से बढ़ता है। तो लगभग ब्लैक बेल्ट के लिए तकरीबन 4 साल मिनिमम टाइम, 4 साल का टाइम लगता है। लेकिन हमारे टाइम थोड़ा और ज़्यादा था। मैंने आपको बताया जैसे मैंने 5 साल 18 दिन में ग्रेडिंग दी थी ब्लैक बेल्ट की, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं तो लगभग 4 साल का टाइम लगता है। और ग्रेडेशन का अगर हम एक पैमाना ये देखें कि उस टाइम की ग्रेडिंग जो हम ग्रेडिंग देते थे और आज की ग्रेडिंग जो हम ग्रेडिंग लेते हैं उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि हमारे टाइम की जो ग्रेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। टफ इन द सेंस कि आपके पास उसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये आपका अव्वल दर्जे का चाहिए था। अव्वल दर्जे से मेरा अभिप्राय है कि हमको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी उस टाइम, हमको शुरू में ही कहा जाता था कि अगर आपको ब्लैक बेल्ट बनना है तो आपको 3 गलतियां माफ है, 97% आपके मार्क्स चाहिए। 3 गलतियां अपनी माफ होगी, बाकी 97% आप एक्यूरेट चाहिए, तभी आप पास होंगे। तो उसमें रिगोरस इतनी ट्रेनिंग होती थी कि ग्रेडिंग के लिए हमको बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। डर लगता था कि ग्रेडिंग कब होगी। हम ये नहीं पूछ सकते थे कि हमारी ग्रेडिंग करो। और आज अगर हम उस डिफरेंस को इसके साथ ले, प्रेजेंट ग्रेडिंग के साथ, तो आज का बच्चा हमारे को उल्टा बोलता मेरी ग्रेडिंग कर लो। पहला डिफरेंस तो ये है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि समय को देखते हुए, आज खान पान को देखते हुए, माँ बाप का जो परवरिश का तरीका है बच्चों का, उसको देखते हुए, और एक सोसाइटल नॉर्म अगर देखें हम कि जो फैमिली का हमारा सेक्टर बन गया है। हमारे टाइम जॉइंट फैमिलीज होती थी। जॉइंट फैमिली का बच्चा क्या होता है कि वो सशक्त बलिष्ठ होता है। क्यों? उसको अगर बाप से डांट पड़ रही है तो दादा दादी से उसको प्यार भी मिल रहा है ना। भाई से अगर मार पड़ रही है तो बड़ा भाई उसको और प्यार भी कर रहा है, या बड़ी दीदी प्यार कर रही है तो। लेकिन आज फैमिली होगी न्यूक्लियर फैमिली, जिसको एकांकी फैमिली बोलते हैं। आज कौन है? माँ बाप और बच्चे। अब वो बच्चे क्या होगी, बच्चे अब इतने नाजुक हो गए कि ना वो टॉवल शेयर करते हैं, ना साबुन शेयर करते हैं, ना बेड शेयर करते हैं, ना थाली प्लेट शेयर करते हैं। इसको वो अछूत मानते हैं। तो अछूत मानते हैं। अच्छा, पानी आपको चाहिए, फिल्टर्ड पानी चाहिए, एक्वा पानी चाहिए। और जबकि लाइफ हकीकत में क्या है कि हकीकत में लाइफ ये होती है जैसे हम लोगों ने लाइफ जी है कि गांव में एक तौलिए से पूरा परिवार नहा रहा है, एक साबुन से पूरा परिवार नहा रहा है। भले ही आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत लाइफ यही है। इस चीज को मानना पड़ेगा और मैं इसको स्वीकार खुद भी करता हूँ, है ना जी। उस टाइम कोई बीमारी नहीं थी। और आज आपने किसका टॉल छू लिया तो आपको खुजली होगी। कारण क्या भाई? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया। आपने गलती से किसी होटल में पानी पी लिया, आप बीमार हो गए। क्यों? आपने घर में जो आपने बिस्लेरी रखनी शुरू कर दी, आपने पिया ही नहीं कभी बाहर पानी, नेचुरल पानी। आप कहीं का पानी पी लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया? अपने आप को इंटरनली एक्सटर्नली वीक कर दिया। और उसका जो असर कहाँ पड़ रहा है? असर पड़ रहा है आज की जनरेशन। जनरेशन कहाँ है? जो हमारे पास आ रही है, बच्चे आ रही। आज माँ आ रही है, बच्चे को साथ आ रही है, उसका बैग माँ उठा रही है, उसके लिए बोतल पानी की माँ उठा रही है, और क्लास में पानी पी रहे हैं। और मैं तो अपनी क्लास में मैंने पानी बंद कर रखा है। एक बच्चा जो 1 घंटे तक बिना पानी के नहीं रह सकता, वो कौन सी ट्रेनिंग करेगा भाई? और अभी 2016 में आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी, उस टाइम करोड़पतियों को वहां पानी का एक गिलास नहीं मिला था। वो पैसा कहाँ गया? पैसा काम नहीं आता, आपकी हिम्मत काम आती है। उस टाइम कई लोग ऐसे मर गए वहां पर, तो सिर्फ इसलिए मरे कि उनको एक घूंट पानी चाहिए था। क्यों? उनको आदत ही थी कि प्यासा कैसे रहा जाता है या भूखा कैसे रहा जाता है। ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं देखी थी। तो आज उस चीज को हम देखते हैं कि आज का बच्चा जो है इतना नाजुक बना दिया है
उसका मैं उदाहरण क्या दूं आपको कि आप एक मजदूर का बच्चा देखो, उसकी टांगों में कोई कपड़ा नहीं होता, ऊपर के बदन में है या नहीं है वो भी कुछ जरूरी नहीं है। वो कहाँ खेलता है? उस रेत में खेलेगा, खिलौने उसके पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, और वो लाल होता है, चमकदार होता है, और वो जंप करेगा, खेलेगा, हंसेगा, और उस जैसी नेचुरल होती है। और फिर घर आओ, फिर आप अपने बच्चे को देखो, अपने बच्चे को देखेंगे आप, घर में कालीन बिछी हुई है, कालीन के ऊपर बच्चे ने चप्पल पहन रखी, जुराब पहन रखे हैं, जुराब में फिर वो चप्पल पहन रखी सॉफ्ट वाली। अब आप बताओ, आप अपने बच्चे का क्या बनाना चाहते हैं? घर में मार्बल लगा हुआ, उस ऊपर कालीन, कालीन के ऊपर जुराब, जुराब के ऊपर चप्पल, बनाना क्या चाह रहे हैं आप अपने बच्चे का? जो बच्चा मिट्टी में टच नहीं करा, जो बच्चा मिट्टी में नहीं खेला, जो बच्चा गिरा नहीं है, जिसको चोट नहीं लगी, खरोंच नहीं लगी, खून नहीं आया कहीं से, उस बच्चे को आप बॉर्डर पे भेजेंगे? आज बॉर्डर पे जरूरत है, वहां जा सकता हो? वो तो गोली की आवाज से गिर जाए। तो आज वही बात इसमें आती है हमारी कि ट्रेनिंग अगर हम कराटे में वो ट्रेनिंग दे जो हमने दी है या जो हमने ग्रेडिंग दी है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज जो ग्रेडिंग करनी पड़ती है हमारे को, आज हमारी ग्रेडिंग देश काल और परिस्थिति को देख के करनी पड़ती है। आप सामने बच्चा कैसा है, उसको कितनी पनिशमेंट देनी है, कितनी उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, कितनी उसको ट्रेनिंग देनी है, और क्या उसका चेक करना है। तो आज ये है कि हल्का सा पैरामीटर बदला है आज और तब की ग्रेडिंग में, ये फर्क है जो मैंने सर आपको एलोकेट किया। तो सर आपने जैसे बताया कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये जापान से वैसे ओरिजिनेट हुआ है, तो जैसे आप भी जापान वगैरह जाते रहते हैं, जी। तो आपने वहाँ का भी ऑब्जर्व किया होगा कि लाइक वहाँ का कराटे इंडिया के कराटे से कंपैरेटिवली कितना आगे है या पीछे है, हम उनसे आगे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, कराटे तो अगर हम यहाँ से देखिए तो कराटे तो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि एक डेडिकेशन और कमिटमेंट होती है, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। हम जाते हैं जापान, टीम ले जाते हैं, हमारे बच्चों के भी आते हैं मेडल वहां से, और अभी बहुत ही जल्दी हम जाने वाले हैं। हम पहले भी गए थे, कोरोना से पहले गए थे, फिर कोरोना के बाद नहीं जा सके, तो इस साल हम जा रहे हैं, अभी जुलाई में जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं टीम लेके। तो कराटे लगभग एक जैसा ही है, फर्क इतना आता है कि हमारा थोड़ा कमिटमेंट नहीं होता है। हम किसी भी चीज को एज ए हॉबी ले लेते हैं, चलो जी हॉबी है कर लेते हैं, खेल कूद के लिए कर लेते हैं, थोड़ा मजे कर लेते हैं, तो उससे जो आपका जो गोल होता है वो अचीव नहीं होता है। तो जापानीज का क्या है कि ये इनका मार्शल आर्ट कराटे ले लो या कोई और ले लो, इनका एक कमिटमेंट होता है कि हमने ये करना, तो ये इसमें हम अव्वल चाहिए। कराटे की बात छोड़ो, आप उनको ये बोलो कि अगर उन्होंने एक सड़क बनाई है, तो सड़क में जो मजदूर या इंजीनियर या उसमें जो लगे हैं, तो उनका ये कमिटमेंट होता है कि कोई हम भी उंगली नहीं उठाएगी, सड़क टूट गई। तो उनका कला में भी वही है, हम कराटे करते हैं तो हमको कोई ये ना बोले कि इसकी किक वीक है, इसका पंच कमजोर है, इसकी स्पीड कम है, वो कमिटमेंट में होती है। तो वो कमिटमेंट थोड़ी सी हमसे थोड़ी ज्यादा होती है, तो हमसे थोड़े आगे होते हैं, ये चीज है। और दूसरी अगर हम ऐसे कंपेयर करें, तो जहां तक तो ये बात है कि मेरा देश जापान देश, उसके लिए कहूंगा मेरा देश है, इससे बड़ा कोई देश हो नहीं सकता। और मेरी संस्कृति मेरा देश, ये हमारी एक उसकी संस्कृति है, रामायण और महाभारत की संस्कृति, और इससे बड़ी संस्कृति कहीं नहीं है, सनातन संस्कृति इससे बड़ी कहीं नहीं है। लेकिन जहां तक एक विकासवाद की अगर हम बात करें, विकासवाद की बात है कि जापान थोड़ा विकसित है, हमसे काफी आगे है। जापान तक पहुंचने में, विकास की दृष्टि से उसमें जाने में हमारा बहुत समय लगेगा। वहां पर अगर हम देखें, वहां पर सफाई का अगर हम देखें तो सफाई बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा इतना आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है सफाई का वो पैरामीटर वहां पर। और दूसरा ईमानदारी का पैरामीटर बहुत ज्यादा है वहां पर। वहाँ शॉप्स बूथ्स वगैरह जो लगे हैं, वेंडिंग शॉप स्टॉल जो लगे हैं, वो वहां पर कोई आदमी मिलेगा, मैनलेस होते हो, वहां पर कोई नहीं, आप जाओ वहां पैसे डालो, सामान आपका निकल जाएगा, कोई चेक नहीं करने वाला आपको। तो उस तरह से अब हिंदुस्तान में सारा बड़ा मुश्किल होता है कई बार कि सर बूथ डालेंगे आप तो बूथ ही खराब हो जाएगा और निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, लोग बहुत ही जिसको बोलते हैं सभ्य। मैंने जो एक अनुभव देखा हमारे हिंदुस्तान में और वहां पर, थोड़ा फर्क ये देखा मैंने कि हिंदुस्तान में क्या होता है कि समस्या दूसरे की तरफ जानी चाहिए, अपनी तरफ सुविधा नहीं चाहिए। ये कि यहाँ का मैंने महसूस किया अपने देश में। जापान में क्या महसूस किया मैंने, वो सुविधा को दूसरों को देते हैं, असुविधा को अपनी तरफ लेते हैं। ये वहां का कल्चर है। कहने का मतलब, मैं यहां बैठा हूं तो ये जगह थोड़ी तंग है, अब यहां दूसरा आदमी आ रहा, कोई बैठना चाह रहा है, तो मैं ये जगह उसके लिए छोड़ दूंगा,
क्योंकि सुविधा उसको देनी है। हिंदुस्तान में क्या होगा, कोई यहाँ बैठने आएगा तो मैं और इधर खिसक जाऊंगा, ताकि यहाँ ना बैठे, क्यों यहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस मैंने देखा, तो जो कल्चर में देखा तो वहां पर वो आप अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपने कुछ उनसे पूछ लिया तो आपको वो बताने के लिए पूरा समय लगा देंगे, अपना सारा काम छोड़ देंगे, आपको हेल्प आउट कर देंगे, और वो मतलब ही नहीं कोई उनका, जस्ट ह्यूमन बीइंग थी उनके लिए। आप कहीं लाइन में लगे हैं खड़े तो आपकी लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे, आप बोले आप आगे चलो, आप पहले आप ये काम करो। और कभी अब यहां तक कि दुकान में बिल कटाना आपने, आप थोड़े से साइड में हुआ तो आपसे ऐसे आगे नहीं आएंगे मेरा बिल काट दो, नहीं, वो आपको बोलेंगे आप बिल कटा। और हिंदुस्तान में क्या होगा, आप उसको पीछे करेंगे और अपना बिल कटवाएंगे। तो ये चीजें मैंने देखी कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि हम असुविधा को जो है वो दूसरे की तरफ धकेलते हैं और सुविधा को अपनी तरफ खींचते हैं। हम जैपनीज में मैंने देखा कि वो सुविधा को दूसरों को देते हैं, असुविधा को अपनी तरफ लेते हैं। एक फंडामेंटल मैंने वहां एक डिफरेंस देखा, और ये चीज सीखने को भी मिली हमारे को, सीखनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें, वहां पर सफाई बहुत ज्यादा है, बल्कि ये टॉयलेट बाथरूम जगह में देखी हमने वहां पर, तो टॉयलेट्स में इतनी सफाई है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर टॉयलेट के बाहर आपको चप्पल मिलेंगे, कोई जैसे जैसे ये यहाँ पर स्टेडियम है इस तरह का टॉयलेट बना है, वहां पर चप्पल स्लीपर्स होंगे बाहर, आप जाएंगे तो अक्सर स्टेडियम में लोग नंगे पाँव होते हैं, शूज बाहर रैक बने होते हैं उसमें रखेंगे, जाएंगे वहाँ स्लीपर्स लगे, अंदर बाथरूम में जाएंगे, आप यूज करेंगे, वापस आएंगे, और बाथरूम में कहीं आपको पानी का छींटा नहीं मिलेगा, सब ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम, आप जाएंगे तभी पानी चलेगा, वहाँ ऐसे नहीं चलेगा। आप इतने नीट एंड क्लीन जिसको आप इमेजिन नहीं कर, जैसे 5 स्टार होता है, 5 स्टार बल्कि 5 स्टार से ज्यादा बेहतर है आम टॉयलेट। तो इस तरह की सुविधाएं वहां पर बहुत सारी, और पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा वहां। आपको 7 बजे का टाइम दिया है तो 7 बजे आपकी बस या टैक्सी कैब खड़ी होगी, आप ये नहीं बोल सकते 7 बजे के 2 मिनट पे आएगी, नहीं, 7 बजे के वहाँ टाइम पे लगी, चाहे जो भी हम वहाँ कितने दिन रहे, जितने रहे, जो हमारे को टाइम दिया उन्होंने 7 बजे, तो 7 ब्रेकफास्ट आपको 7 बजे मिलेगा तो 7 बजे ही मिलेगा, 7:05 नहीं हो। बस आपकी 8 बजे आनी है तो 8 बजे आई हो, 8 बजे के 2 मिनट पे नहीं आई। इस तरह का वहाँ का कल्चर है जो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने सीखा भी, बहुत कुछ सीखा, और बच्चों को ले गए हम, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जैपनीज और हमारे कल्चर। बट सर स्पेसिफिकली अगर मार्शल आर्ट्स की बात करें उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस है, या फिर लाइक वो हमसे काफ़ी आगे है या हम उनसे आगे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा सा मार्शल आर्ट में वो आगे हमसे, बस बात वही आती है कमिटमेंट की, हमारा कमिटमेंट नहीं है, हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते। उनका लगातार प्रैक्टिस है, वो लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका कल्चर है, वो हर घर में मार्शल आर्ट है उनके, हर घर में ब्लैक बेल्ट है उनके। हम वहाँ जाते उनके घरों में जाते तो उनके दादाजी ब्लैक बेल्ट, फादर ब्लैक बेल्ट, बहू ब्लैक बेल्ट, पोता ब्लैक बेल्ट, पोती ब्लैक बेल्ट, बेटा ब्लैक बेल्ट, सब ब्लैक बेल्ट हो। तो उनका कल्चर ही हो, कल्चर ही जैसा ही कि हमारे हिंदुस्तान में कुश्ती का कल्चर होता था, हर घर में पहलवान होता था, हर घर में, हाँ पहलवान, हम पहलवानी कर रहे हैं, होता है। योग करते थे हम यहाँ पर बहुत पहले, जो जैसे हमारे को अपने दादा दादी या फादर सुनाती भी, योग हर घर में होता था हिंदुस्तान में। तो सर जैसे आपने बताया कि आप सेल्फ डिफेंस वगैरह और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी थोड़ा काम करते हैं, तो आप बताएंगे इसमें कि कराटे लाइक वुमेन सेफ्टी या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? जी हाँ, कराटे की अगर हम बात करें, इसको हम लगभग कई आयाम पे काम करते हैं हमने इसमें। अगर हम कराटे को नंबर 1 देखें हम, तो इसको एज ए स्पोर्ट लेते हैं हम। बच्चा टूर्नामेंट खेलेगा, कंपटीशन लड़ेगा, मेडल जीतेगा, जो उसके कहीं काम आएंगे, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इस टाइप। और दूसरा है हमारा होता है एक फिटनेस का, कि बच्चा कुछ ना करे, फिट रहे, हो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। आदमी फिट है तो सारे उसके सारे सद्गुण आ जाते हैं उसमें। और तीसरा है हमारा ये जो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की बात, सेल्फ डिफेंस के लिए काम है। और चौथा आयाम है हमारा ड्रग्स के बारे में, कि बच्चा ड्रग्स से दूर रहे। तो 4 आयाम पे इसको हम काम करते हैं कराटे में या मार्शल आर्ट में बात करें। तो इसमें आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया मेरे से सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस का ये बात है कि सेल्फ डिफेंस के लिए होता है कि सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता कब पड़ती है, क्यों पड़ती है और कैसे पड़ती है। सबसे पहले ये बात है कि आपकी आदतें खुद कैसी है, आप कहाँ जाते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, या फिर इस कंपनी में रहते हैं तो सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता नहीं है। गलत लोगों के साथ जाएंगे आप, सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि अच्छे इंसान को भी अच्छा बनना या अच्छा रहना बड़ा मुश्किल है। तो आपको कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता जिसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता पड़ती है।
और सेल्फ डिफेंस के लिए आप तलवार लेकर नहीं चल सकते हैं, है ना, वेपन लेके नहीं चल सकते हैं, या फिर आपको ऐसे योद्धा नहीं बन सकती कि यार एकदम आप कुश्ती शुरू कर देंगे या लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सेल्फ डिफेंस है इससे स्पर ऑफ मोमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम सिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू कराटे या मार्शल आर्ट्स, किसी भी कला को लो, उसमें कराटे भी आता है, जूडो भी आता है, टेक्वांडो भी आता है, या एकिडो भी आता है, तो बहुत सारी कलाएं जिसको भी आप ले लें। तो कहने का मतलब है कि जब आप उस सिचुएशन में फंसते हैं जिसको ऑड सिचुएशन कहते हैं, या अगर हम गर्ल्स या बच्चों के बारे में बोलें तो उसको बैड टच, गुड टच कह सकते हैं, आपकी भाई आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी नजर कैसी है, आपका टच कैसा है, स्पर्श कैसा है उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में यह है कि जब आपको लग रहा है कि भाई मैं किस परिस्थिति में हूं, मैं कहां फंसा हूं, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस काम आता है। सेल्फ डिफेंस क्या चीज है, आपने कराटे में जो टेक्निक सीखी है, और कराटे की जो टेक्निक, कराटे का जन्म ही सेल्फ डिफेंस के लिए हुआ था, फंडामेंटल ये है, तो इसकी हर टेक्निक लीथल है, लीथल मतलब घातक है ये। तो आपने जो टेक्निक सीखी है उनको कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई लड़की है, वो कहीं ऐसी जगह ट्रैप हो जाती है, फॉर एग्जांपल वो कैब में है, लिफ्ट में है, बस में है, या कहीं ऑफिस के कमरे में है, या घर में है, और उसके साथ बैड टच, गलत चीज काम हो रही है। तो अब लड़की को उस टाइम सिचुएशन देखनी है कि मुझे यहाँ क्या चिल्लाने से मैं बच सकती हूँ, या मैं दरवाजा खोल करके भाग सकती हूँ, या कोई नियरेस्ट कोई ऐसा रिजॉर्ट है जहां मैं जाकर के अपना बचाव कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है कि मुझे लड़ना है, मैं इसके साथ ग्रैपल कर सकती हूँ, नहीं, जो इंट्रूडर है, आपका जो खतरा है, डेंजर है, वो किस टाइप का है, उसकी पावर क्या है ना, या उसका जो कहते हैं कि भाई मेल फीमेल कौन है, नॉर्मल आदमी है या प्रोफेशनल आदमी है, किस टाइप का है, तो उस सिचुएशन में वो देखना। तो अब उस टाइम के लिए क्या सिखाया होता है, हमने सिखाया होता है कि भाई आप उस सिचुएशन को देखो, और उस टाइम सबसे पहले क्या रहना आपको कि पैनिक नहीं होना है, कूल रहना है। कूल रहने के साथ कहना है कि मेरे को सर ने क्या बोला था, मैं कराटे करता हूं या करती हूं, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में। और उसमें सबसे पहले है कि आपको अपने टीचर को याद करना है, उन्हें क्या करना है कि उन्होंने ये टेक्निक मुझे तब समझाई थी कि इस सिचुएशन में क्या करना है। तो उस चीज में क्या करना है कि आपने बॉडी में जो आपके वल्नरेबल पॉइंट्स है, जिसको वाइटल पॉइंट्स कहते हैं या प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, उन पे फोकस करना है। और उस चीज के लिए आपको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपका पेन ये वेपन हो सकता है, आपकी गाड़ी की चाबी वो वेपन हो सकता है, या आपका हेयर पिन वो आपका वेपन हो सकता है, या आपकी अगर रिंग पहन रहे हैं आप वो आपका वेपन हो सकता है, या आपके हाथ में बैग है वो आपका वेपन हो सकता है, या आपके पास पर्स है वो वेपन हो सकता है, या आपके पास बुक है वो आपका वेपन हो सकता है, या आपके पास गर्ल के पास चुन्नी है वो आपका वेपन हो सकता है। तो उसको यूज कैसे करना उसके तरीके हैं। अगर ये सारी कोई चीजें नहीं है तो आपकी क्लैपिंग है, ये भी आपका एक वेपन है। आपको आदमी आ रहा है, आपको पकड़ रहा है प्रैक्टिकली, तो आपको लग रहा है मैं बच नहीं सकती, सिचुएशन कर रही, तो आप डायरेक्ट आकर के उसके दोनों कान पे क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग कर देंगे तो उसके कानों में इतना दर्द हो जाएगा कि वो आपके उसकी आंखें बंद हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगा, और इन द मेन टाइम आप जाकर के कुंडा खोल करके आप भाग जाओ वहां से, अपना बचाव कर लो। तो सेल्फ डिफेंस के इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ये पॉसिबल नहीं है तो आप आईज में पोक कर सकते हैं, आप ग्रोइन में हिट कर सकते हैं, आप ये शोल्डर प्रेस जिसको हम चूदान कहते हैं जापानीज में, यहाँ हिट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा आपका ब्रीदिंग का सिस्टम डिस्टर्ब होता है, यहाँ हिट कर सकते हैं, या आप थ्रोट को पकड़ सकते हैं, चोक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं जिससे कि आप अपना बचाव कर सकते हैं। या जैसे आप पकड़ते पकड़ते मान लो आप हाथ पकड़ रहे हैं, कोई लड़का है लड़का है, आपका ये फिंगर्स होते हैं, छोटे फिंगर्स होते हैं, इनको पकड़ लो आप और इनको ट्विस्ट कर लो आप, इसमें लॉक लग जाएगा और ये अनबेरेबल पेन होता है इसमें, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। फिंगर को थंब को पकड़ लो आप, इसको लॉक कर दो आप, बस वो लॉक कर दो, दर्द हो जाएगा, उससे आप वहां से निकल जाओ और आप नियरेस्ट उस प्लेस में जाओ जहां आपको बचाव मिल सकता है या कोई रिकोर्स मिल सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सेल्फ डिफेंस में सिखाई जाती है। तो इसमें मेन चीज वही होती है कि आपका एक तो ट्रेनिंग होना चाहिए, दूसरा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए भी आपका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेनिंग में होंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज होती है। उसका उदाहरण ये देता हूं मैं कि हम सब लोग, हमारा बचपन रहा है कभी ना कभी, तो बचपन जो रहा है तो माँ बाप ने जो सिखाया वो आपको एकदम याद आएगा। आप गलत जन जाएंगे तो आप एकदम माँ की बात याद आ जाएगी, अरे मम्मा ने से बोला था उस आदमी के साथ नहीं जाना, या पापा ने से बोला था यार वो आदमी ऐसा देखना उसके साथ नहीं जाना, एकदम स्ट्राइक करेगी आपको।
तो वही चीज उस बच्चे को स्ट्राइक करती है कि सर ने मार को डोजो में ये चीज सिखाई थी, जब ट्रेनिंग कराई थी उन्होंने ये किया था, उस टाइम उन्होंने ये थंब बोला था, उन्होंने ये आई बोली थी, उन्होंने ये हिट करने को बोला था, तो तुरंत याद आएगा तो आपका वो काम बन गया और आपका अपना बचाव हो गया। तो सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम डे टू डे ट्रेनिंग में बच्चों को, गर्ल्स को, या हम कहीं ऐसे जैसे महिला जो शक्तिकरण की बात करते हैं हम उसमें सेमिनार लगाते हैं, महिलाओं को हम बताते हैं, टिप्स बताते हैं कि आपका पर्स, आपकी चुन्नी काम आती है, वो प्रैक्टिकली करके हमको बताते हैं कि चुन्नी आपके पास, उसको मुंह में लपेट लो आदमी की, तुरंत मुंह में तो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, और उसी टाइम उसको चोक कर लो, उस गला, अपना गला पकड़ता रहेगा, तब तक आप निकल जाओगे। तो आपका वेपन बन गया वो चुन्नी, जो आपके कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि चुन्नी आपका वेपन बन सकता है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसको एलोबरेट किया जा सकता है और प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है। तो अभी मैं आपके सामने एक थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ एक समझाने के लिए। तो ये सेल्फ डिफेंस की बात है। तो सर, जैसा कि आपने बताया हमें पहले भी कि कराटे इज़ एन आर्ट एंड आर्ट इज़ एन ग्रोइंग फील्ड, और आप इस आर्ट को बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं। आपने इसके फिजिकल इम्पैक्ट के बारे में इतना सब कुछ बताया सर, बट मेंटली भी कोई इम्पैक्ट डालता है ये हमारे ऊपर? मेंटली तो बहुत ज्यादा डालता ही, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, लगभग 40 साल हो गए मेरे को इस कला में। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट को ट्रेनिंग की है जो चल नहीं सकते थे, उन्होंने चलना सीख लिया, जो बोल नहीं सकते थे आज वो ऑरेटर है, आज वो भाषण देते हैं, जो कुछ कहीं भी दिक्कत आती थी बात करने में या रिलेट करने में, वो आज एक प्रवक्ता बने हैं। तो वो क्या चीज है आपके अंदर, वो आपके जो मेंटल के गुण हैं, या कॉन्फिडेंस का लेवल है, या कंपोजर है माइंड का, वो सारी चीज आपके अंदर डेवलप करता है। तो फिजिकल के साथ साथ, और ये भी तो है ही, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके अंदर आत्मा भी स्वस्थ ही रहेगी। क्यों? आचार और विचार की जो बात है, जैसे आपके विचार है वैसे आचार और विचार का एक मेल होता है। तो इससे क्या बढ़ता है दिमाग पे कि आप में बोलने की शक्ति वो आ जाती है, आप में समझने की शक्ति वो आ जाती है, और आप में जो होता है एक रिलेट करना कि किस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना है, कब कहाँ क्या बोलना है, सारी चीजें इसमें आ जाती है। क्योंकि इसमें जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है। कैसी होती है कि आपने बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देनी है, गर्ल्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है, और एक मैच्योर आदमी को कैसे ट्रेनिंग देनी है, किसको कैसे ट्रीट करना है, किसका क्या लेवल है, किसका क्या रिस्पॉन्स लेवल है, उस तरह से अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको क्या और उसमें सिखाया जाता है कि आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसका पूरा सारा सिस्टम आना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, और उसमें लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी, कमिटमेंट चीज कैसे आएगी, ये सारी चीजों का एक समावेश होता है। उस तरह से उसको हम तैयार करते हैं। तो हमारा जब ट्रेनिंग का पैकेज होता है तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, ये जो ग्रेड सिस्टम की बात कर रहे थे हम, येलो बेल्ट तक हम क्या सिखाते हैं वो एक लेवल है, ग्रीन बेल्ट तक क्या सिखाते हैं वो लेवल है, उसी तरह से और जब तक आप ब्लैक बेल्ट तक आते हैं उस टाइम तक ये सारी बातें आपको आ जाती है कि मुझे कहाँ किस सिचुएशन में कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है, और वो सारी चीजें आ जाती है, जिससे कि आपका एक मानसिक विकास होता है। शारीरिक के साथ 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 बौद्धिक स्तर आपका उठेगा ही उठेगा, और आप बौद्धिक स्तर में आप बहुत आगे हो जाएंगे। ये है चीज। सर, अगर आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं बुक्स या फिर कोई मूवीज जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है कि लाइक जिसको कराटे सीखना है उनके लिए कोई, या फिर नॉर्मल लोगों के लिए भी, लाइक इसके लिए स्पेशल मूवीज या फिर कोई बुक्स वगैरह? मूवीज की अगर हम बात करें तो मूवी तो ब्रूस ली इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट। हाँ, एंटर द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ ड्रैगन, बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, इन मूवी को अगर आप देखता है तो आदमी डेफिनेटली से इंस्पायर होगा। ही वॉज ए मार्शल आर्टिस्ट, लीजेंड मार्शल आर्टिस्ट, उनको देखना बहुत जरूरी है। और अगर बुक्स की बात करें, बुक्स तो मार्शल आर्ट पे कई मिल देगी, आपको कई चीजें मिलेगी, लेकिन मार्शल आर्ट बुक्स से नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, ये है कि उससे आप पढ़ो, उससे नॉलेज गेन करो, उससे आपको काफी आइडिया लग जाता है। और जहां तक ये है कि ये एक गुरु शिष्य परंपरा है, ये कला जो होती है गुरु शिष्य परंपरा से होती है, इसमें आपको किसी ना किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो आपको एक गुरु शिष्य परंपरा में जाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें अपनी एक प्रोफिशिएंसी कामयाब कर सकते हैं या पारंगतता हासिल कर सकते हैं। बाकी बुक्स के माध्यम से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, लेकिन व्यवहारिकता और व्यवहारिकता के बाद उसका एक जो असली रूप है, जो उसका एक डीप मीनिंग है, जिसको बोलते हैं कि मीनिंग बियॉन्ड जो वो आपको गुरु के मार्गदर्शन में मिलेगा।
तो आपको गुरु के पास या इंस्ट्रक्टर के पास, कोच के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए मैं थोड़ा सा, जो मेरा अपना जो स्टडी रहा मेरा, जो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जो शिक्षा ले रहे हैं, इस शिक्षा से मेरा तो नहीं है सरोकार, मैं सहमत नहीं हूँ। तो चाहे आज की सरकार है, चाहे कोई भी है, हमारी शिक्षा बहुत शैलो एजुकेशन है। क्योंकि यहाँ पर BA MA करने के बाद एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। आप BA कर लो, MA कर लो, तो आपको पानी का कनेक्शन लेने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है कि एप्लीकेशन लिखो। आप कहोगे मैं तो BA कर रखी है, मैंने MA कर रखी है। तो ये एजुकेशन नहीं है, बहुत फोकसी एजुकेशन नहीं, उसका व्यवहारिक कुछ नहीं है ना, व्यवहारिकता कुछ नहीं। स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, साथ में स्किल चाहिए। और दूसरी चीज, और मैं रिकमेंड अगर करूंगा तो मैं तो ये करूंगा कि अगर पढ़ना है किसी ने तो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सारा सब कुछ उसमें आपको मैनेजमेंट भी मिलेगा, राजनीति भी मिलेगी, मार्शल आर्ट भी मिलेगा, सारा जिसको बोलते हैं कंप्लीट चीज। गीता रामायण पढ़ो, उसमें सब कुछ मिलेगा। अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो पढ़ना शुरू करो कि क्या है उसमें। अगर आप बोलते हैं कि हमने राजनीति सीखनी है तो महाभारत से बड़ी राजनीति कहाँ मिलेगी आपको, रामायण से बड़ी राजनीति कहाँ मिलेगी आपको। शिष्टाचार सीखना है, मर्यादा सीखनी है तो रामायण में जाके देखो। रामायण को अगर एक लाइन में कहे हम तो क्या है, रामायण त्याग, एक ही शब्द है, त्याग। राम ने राजपाट छोड़ दिया, भरत ने राज लिया नहीं, लक्ष्मण ने सारे सुख छोड़ दिए, सीता ने सब कुछ छोड़ दिया, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों ने सब कुछ छोड़ दिया, वो है ना, शत्रुघ्न ने राजपाट छोड़ दिया। तो किसको क्या मिला, सबने त्याग किया, है ना। तो इसमें सारी चीजें हैं, राजनीति है, आपका मतलब मर्यादा है, जुनून है, मार्शल आर्ट है, या कॉर्पोरेट सेक्टर को आप देखो, उसके बारे में आप नॉलेज नहीं। तो राम, गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारे ग्रंथों का, सारी राजनीति का, सारी दुनिया का सार उसी में है, अगर आप उसको पढ़ो। बाकी तो ठीक है, बाकी मैं ये मना कर रहा हूँ कि किसी ने साइंटिस्ट बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने, वो एक अलग चीज है, वो एजुकेशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जिसे बोलते हैं कि मुझे एक समग्र विकास करना है, समग्र विकास के लिए आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा। बाकी नॉवल है, ये है, या स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो ना, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो, उससे बढ़िया कोई नहीं है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, उसको पढ़ लो आप, बहुत शानदार किताब है। तो इस तरह की चीजें, और इसी में सारी चीजें आएगी, तो मेरा ये मानना। बाकी तो बहुत सारी ऐसी किताबें हो तो फिर एक लिस्ट बना दो, वही पढ़ लो। लेकिन सारी इन चीजों का ये है कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो, रामायण को पढ़ लो, महाभारत को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, ये मेन चीज है। बाकी तो अपनी स्टडी है, वो तो जो लाइन पकड़ते हैं आप, वो स्टडी तो करनी पड़ेगी, ये मेरा विचार। तो सर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे हनीश भाई ये भी ब्लैक बेल्ट ही है। अच्छा, हाँ। तो हनीश भाई हो जाए एक मैच? नहीं सर के साथ कहाँ? मैच तो है, मैच तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है, सौभाग्य है कि मेरे पास इतने सारे ब्लैक बेल्ट से आप भी आए, और आज इस पुश में आप कर रहे हैं, ये तो इट्स वंडरफुल। आई फील इट्स माय प्लेजर एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू आल्सो। नहीं सर, सौभाग्य हमारा है, ये आपने हमें अपना टाइम दिया, और इतना कीमती टाइम, बल्कि आप चैंपियनशिप में भी इन्वॉल्व थे। नहीं चलो, अब आप कर रहे थे तो आप तो स्टूडेंट है, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं, करना ही पड़ता है। बल्कि वो सब बैठे बाहर ना मेरे इंतजार में। एंड सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे चैंपियनशिप वगैरह भी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉइंट सिस्टम भी रहता है, प्लस आपके कातास का भी अलग सिस्टम रहता है, तो कैसे पॉइंट्स देते हैं और कैसे स्टार्टिंग एंड? हाँ जी, हाँ जी। ये चैंपियनशिप का ये होता है कि हमारा एक हायरार्की बनी हुई है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर आपका नेशनल लेवल है, फिर AKF लेवल है, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ लेवल है, और फिर वर्ल्ड लेवल है। ये इस तरह से चलता है। तो इसमें जो भी मेडलिस्ट होता है वो आगे जाएगा। अब बात रहती है अवार्ड्स की या पॉइंट्स की। उसमें ये होता है कि सब जूनियर, फिर कैडेट, और जूनियर और सीनियर, ये अलग अलग होता है। टाइम पीरियड होता है इसमें, जैसे सब जूनियर का होता है 1.5 मिनट, फिर जूनियर का होता है आपका 2 मिनट, फिर सीनियर का 3 मिनट होता है, फाइटिंग टाइम जो होता है, एक्यूरेट टाइम। और उसमें 2 कॉर्नर होते हैं, जैसे बॉक्सिंग में होते हैं, उस इसमें कॉर्नर होते हैं। इसमें 2 कॉर्नर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। रेड को आका बोलते हैं, ब्लू को आओ बोलते हैं जैपनीज में। और कंडक्ट करते इसको रेफरी होता है, और जो बाकी बैठे होते हैं साथ में वो जजेज होते हैं। 4 जज होते हैं, 5 रेफरी होता है। वो कंडक्ट करेगा मैच को, कमांडिंग वो ही देगा, सारा कमांड करेगा, अवार्ड करेगा, पॉइंट्स अवार्ड करेगा, सारा कुछ। और जजेज जो स्कोर देते हैं वो असिस्ट करते हैं। और स्कोर इसमें 3 किस्म के होते हैं।
एक पॉइंट होता है यूको, यूको का मतलब है 1 पॉइंट। एक होता है बाजारी, बाजारी का मतलब है 2 पॉइंट्स। एक होता है इपॉन, इपॉन का मतलब है 3 पॉइंट्स। यूको जो पॉइंट है वो सब हैंड टेक्निक्स के लिए मिलेंगे, वो आपका पंच है चाहे उच्ची है, इन टेक्निक्स के लिए आपको यूको मिलेगा, मीन्स 1 पॉइंट मिलेगा। और जो बाजारी है, बाजारी 2 पॉइंट से बाजारी मिलता है आपका जो किक्स होती है, लेग से जो टेक्निक होगी वो आपको बाजारी मिलेगा। इपॉन है 3 पॉइंट्स। इपॉन का मतलब है जो हाई किक्स है, जो इस लेवल से ऊपर है, हेड पे, फेस लेवल पे, जिसको टेक्निकली जोदान बोलते हैं, जोदान लेवल की। जोदान लेवल में जो किक लगेगी पांव से और कंट्रोल चाहिए हो, उसके पैरामीटर्स है कुछ, कितनी टच होनी चाहिए, कितने उसका पावर होनी चाहिए, तो उसका आपको 3 पॉइंट मिलता है, इपॉन मिलता है। तो इस तरह से पॉइंट्स चलते हैं। और उस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड है वो सब जूनियर है या सीनियर है, 1.5 मिनट है, 2 मिनट है या 3 मिनट है, उस टाइम पीरियड में जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतता है। और कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट्स कुछ भी नहीं किसी के बराबर हो रहे हैं, तो उसमें एक डिसीजन होता है, हंताए बोलते, उसको डिसीजन देंगे जजेस, किस बच्चे का बॉडी पोस्चरिंग, बॉडी अटैक, इनिशिएशन, बॉडी लैंग्वेज ज्यादा था, उस बेस पे उसका निर्णय होगा, वो जजेस देंगे। जजेस जिस तरह निर्णय देंगे वो विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो पॉइंट से ये सिस्टम होता है, तो इस तरह से होता है और उस तरह से विनर डिक्लेयर होता है। और फिर आगे उसमें चलते रहता है कि आप उस बोर्ड में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। वो फाइट्स कई बार बोर्ड्स में आपके 2, 3, 4, 5, 6 होती है, तो मैक्सिमम 8 का ग्रुप होता है, 16 का ग्रुप होता है, इस तरह से ग्रुप्स होते हैं मैक्सिमम। तो उसमें कितनी फाइट्स है जो डिपेंड करता है कि उसमें कितने पार्टिसिपेंट। तो आपको कहीं 2, 3, 4, 5 फाइट्स में निकालनी पड़ती है मेडल जीतने के लिए। तो जो जीतेगा फाइनल में गोल्ड मेडल है, दूसरा आपसे सिल्वर मेडल है और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है। एक चौथा मेडल देते हैं हम, ब्रॉन्ज जो भी कंसोलेशन प्राइज होता है, चौथा 4th मेडल भी देते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये एक हायरार्की है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वर्ल्ड कराटे फेडरेशन तक चलती है। इस तरह का पॉइंट सिस्टम है हमारा। तो सर काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने मतलब अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला हमारे लिए। आपका भी धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया मेरे को, तो आई एम सो ग्रेटफुल और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।